नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण बर्तन Y में दूध और पानी के मिश्रण का 120% है। दोनों बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 7:5 और 3:2 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण और दूध की मात्राओं का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना, नए मिश्रण और दूध की मात्रा का हमें रेशियो निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण बर्तन Y में दूध और पानी के मिश्रण का 120% है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि बर्तन Y में दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 100 लीटर है। तो बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाएगा, उसका 120% यानी 120 लीटर हो जाएगा। तो बर्तन X में अगर 120 लीटर मिश्रण होगा तो बर्तन Y में मिश्रण कितना होगा, 100 लीटर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि बर्तन X में दूध कितना है और बर्तन Y में दूध कितना है। देखिए हमें रेशियो क्या दिया है, हमें जो है दूध और पानी का रेशियो दिया है बर्तन X में 7:5 दिया है, 7:5 दिया है। और बर्तन Y का हमें रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया है। यानी अगर 7 यूनिट दूध होगा तो 5 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। यानी टोटल मिश्रण कितना होगा, 12 यूनिट। और बर्तन Y में अगर 3 यूनिट दूध होगा तो 2 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। यानी यहाँ टोटल मिश्रण कितना होगा, 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, 12 यूनिट, जबकि हमने क्या मान के रखा है, 120 लीटर। यानी इस 12 यूनिट का वैल्यू अगर 120 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 लीटर। तो हम यहाँ से दूध का मात्रा निकाल सकते हैं। दूध कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 लीटर है तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70 लीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5 यूनिट, जबकि हमने क्या मान के रखा है, 100 लीटर। यानी 5 यूनिट का वैल्यू अगर 100 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 लीटर। तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है नए मिश्रण और दूध की मात्रा का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए नया मिश्रण टोटल कितना हो जाएगा, बर्तन X में मिश्रण कितना है, 120 लीटर, और बर्तन Y में मिश्रण कितना है, 100 लीटर। यानी नया मिश्रण टोटल कितना हो जाएगा, 120 प्लस का 100 लीटर हो जाएगा। अब देखिए बर्तन X में दूध कितना है, बर्तन X में दूध है 70 लीटर। बर्तन X में दूध कितना है, 70 लीटर। बर्तन Y में दूध कितना है, 60 लीटर। यानी दूध का टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, 70 प्लस 60 लीटर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 220:, ये हमारा क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 22:13 निकल के आ गया। यानी नए मिश्रण और दूध की मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया, 22:13 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 22:13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती है। घटाई जाने वाली संख्या है, हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि 7, 9, 11 तथा 15 में से हम कौन सी संख्या माइनस करें ताकि जो हमें परिणामी संख्या प्राप्त हो वो संख्या हमारी समानुपात में हो। तो देखिए हमने मान लिया कि जो संख्या हम माइनस करें वो संख्या हमारी 1 से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 7 में से अगर हम x माइनस करें, उसके बाद 9 में से हम x माइनस करें, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 11 में से x माइनस करने के बाद और 15 में से x माइनस करने के बाद जो हमारा संख्या का रेशियो होगा उसके बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालें, या हम यहाँ ऑप्शन से x का वैल्यू चेक कर लें। अब देखिए अगर हम x की जगह 1 रख लें, अगर हम ऑप्शन ए से x की जगह 1 रख लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6/8 हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 - 1 10 हो जाएगा, और 15 - 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 10/14 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। यानी ये दोनों बराबर नहीं आएगा अगर हम x की जगह 1 रखेंगे। यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया, 2 दिया है। अगर हम x की जगह 2 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 2 यानी 5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा,
9 माइनस 2 यानी 7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। हम यहाँ अगर रख लें x के जगह अगर 2 रख लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 15 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ये दोनों x के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया, 3 दिया है। अगर हम यहाँ x के जगह 3 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4 हो जाएगा। हम यहाँ अगर रख ले x के जगह 3 तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6, यानी 4/6 हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ रख ले अगर 3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 यानी 8 हो जाएगा, और हम यहाँ अगर 3 रख ले तो 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 8/12 हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा बराबर निकल के आ गया। यानी हम यहाँ अगर x के जगह अगर 3 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 7 माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जा रहा है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 6 हो जा रहा है, और यहाँ अगर हम रख रहे हैं x के जगह 3 तो ये 11 माइनस 3 क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, और 15 माइनस 3 क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। यानी यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, 2/3, और इसे हम लिख सकते हैं अगर 4 से काट ले तो 2/3, यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू 3 निकल के आ गया। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 15 लड़कियों का औसत 50 रुपया है, जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत 3 रुपये बढ़ जाता है, तो नई तीनों लड़कियों के संबंध का औसत कितना होगा। हमें क्या निकालना है, नई तीनों लड़कियों का औसत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 15 लड़की का हमें औसत क्या दिया हुआ है, 50 रुपया दिया हुआ है। जब 3 लड़की और जुड़ रही है तो औसत क्या हो रहा है, 3 रुपये से बढ़ जा रहा है, यानी 3 लड़की और जुड़ेगी तो अब लड़कियों का संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और औसत जो है 3 रुपये से बढ़ जा रहा है, यानी पहले औसत अगर 50 रुपये था तो अब औसत कितना हो जाएगा, अब औसत हो जाएगा 53 रुपया। अब औसत कितना हो जाएगा, 53 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ औसत कितने से बढ़ गया, यहाँ जो है औसत कितने से बढ़ गया, 3 रुपये से बढ़ गया, यहाँ औसत 3 रुपये से बढ़ गया, और यहाँ टोटल संख्या कितना है, यहाँ टोटल संख्या है 18। अब देखिए 18 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 54 रुपया हो जाएगा। यानी तीनों लड़की मिलके औसत से 54 रुपये ज़्यादा लेके आई होगी, तब जाके सभी 18 लड़कियों का औसत जो है 3 रुपये से बढ़ गया होगा। तो हमसे जो है 3 नई लड़की का औसत पूछ रहा है, तो देखिए 3 नई लड़की का औसत क्या हो जाएगा, औसत जो है पहले 50 रुपया था, औसत पहले 50 रुपया था, और तीनों लड़की मिलके 54 रुपये ज़्यादा लेके आ रही है, जिसके कारण सभी 18 लड़की का औसत जो है 3 रुपये से बढ़ जा रहा है। यानी इस 54 को अगर हम तीनों लड़की में बराबर बांट दें और इस औसत में ऐड कर देंगे तो तीनों नई लड़की का औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 3 से 54 कितने बार में जाएगा, 18 बार में। हम 50 में 18 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 68 रुपया। यानी तीनों नई लड़की का औसत क्या निकल के आ गया, 68 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 68 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करता है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि किसी कार्य को तीनों अलग अलग यानी ए, बी और सी तीनों अलग अलग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे तेजी से कौन पूरा करेगा, हमसे ये पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए के बारे में दिया है कि किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए हम इस 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5। यानी ए जो है किसी कार्य के 1/5 भाग काम को कितना दिन में पूरा करें, 10 दिन में पूरा करें, 10 दिन में पूरा करें। यानी पूरा एक काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा, ए को जो है 50 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बी के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बी के बारे में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में बी के बारे में दिया है कि कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा करता है। तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/5। यानी बी जो है कार्य के 2/5 भाग को कितना दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा एक काम करने में कितना समय लग जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे। तो देखिए 2 से अगर हम 40 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 दिन हो जाएगा। यानी बी को जो है उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 100 दिन का समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सी के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में सी के बारे में दिया हुआ है कि सी जो है उस कार्य के 1/3 भाग को कितना दिन में कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है।
यानी पूरा एक काम करने में सी को कितना समय लग जाएगा? 39 दिन का समय लग जाएगा। सी को कितना समय लग जाएगा? 39 दिन का। यानी पूरा जो है काम पूरा करने में ए को कितना समय लग जाए? 50 दिन का। बी को कितना समय लग रहा है? 100 दिन का। और सी को कितना समय लग रहा है? 39 दिन का। यानी सबसे तेजी से कौन पूरा करेगा? सबसे तेजी से कौन पूरा करेगा? सी काम पूरा करेगा। सबसे तेजी से सी काम पूरा करेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? सी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमें क्या निकालना है? दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। यानी हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया। हमें क्वेश्चन में दिया 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। यानी हम यहाँ से 2 साल पहले का आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 2 वर्ष पहले का हम रेशियो निकाल सकते हैं। 2 वर्ष पहले का रेशियो निकाल सकते हैं पिता और पुत्र के आयु का। अब देखिए 2 वर्ष पहले पुत्र का आयु अगर 1 यूनिट होगा तो पिता का आयु कितना होगा? 6 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। यानी हम यहाँ से 18 वर्ष बाद का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए 18 वर्ष बाद अगर पुत्र का आयु 1 यूनिट होगा तो पिता का आयु कितना होगा? 2 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले आयु के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं। अब देखिए 2 वर्ष पहले पिता की आयु अगर 6 यूनिट है तो पुत्र का आयु कितना है? 1 यूनिट है। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ अंतर हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए 18 वर्ष बाद पिता की आयु अगर 2 यूनिट हो जा रहा है तो पुत्र का आयु कितना हो जा रहा है? 1 यूनिट। यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आया वो बराबर निकल के नहीं आया, जबकि 2 लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6:1 हो जाएगा। और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10:5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 10:5। अब देखिए यहाँ हमारा अंतर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। और यहाँ भी अंतर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। अब देखिए 2 वर्ष पहले पिता की आयु अगर 6 यूनिट है तो 18 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 10 यूनिट। यानी यहाँ जो है आयु में कितने का वृद्धि हो गया? 4 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए 2 वर्ष पहले पुत्र का आयु अगर 1 यूनिट है तो 18 वर्ष बाद पुत्र का आयु कितना हो जा रहा है? 5 यूनिट। यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया? 4 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए यहाँ यूनिट में 4 यूनिट का वृद्धि हो रहा है और हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि करें? ये हमारा 2 वर्ष पहले का रेशियो है और ये जो है 18 वर्ष बाद का। यानी हम यहाँ वर्ष में 20 वर्ष का हम वृद्धि करें, वर्ष में हम 20 वर्ष का वृद्धि करें। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? इस 20 वर्ष के कारण 4 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 4 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 20 वर्ष निकल के आएगा। 4 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 2 वर्ष पहले या 18 वर्ष बाद का आयु का हम आयु निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से 2 वर्ष पहले का हम आयु निकाल लेते हैं। देखिए 2 वर्ष पहले पिता जो है 6 यूनिट का है और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 5 वर्ष। यानी 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। 6 यूनिट का वैल्यू 30 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र का आयु क्या है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 1 यूनिट का वैल्यू है 5 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 5 वर्ष। अब देखिए 2 वर्ष पहले का हमें आयु पता चल गया तो हम यहाँ से वर्तमान का आयु निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान का आयु निकाल सकते हैं। देखिए 2 वर्ष पहले पिता जो है 30 वर्ष का है तो वर्तमान में कितने का होगा? वर्तमान में 32 वर्ष का होगा। वर्तमान में 32 वर्ष का होगा। और 2 वर्ष पहले पुत्र जो है 5 वर्ष का है तो वर्तमान में कितने का होगा? 7 वर्ष का होगा। यानी यहाँ से दोनों का वर्तमान आयु क्या निकल के आ गया? पिता का वर्तमान आयु निकल के आ गया 32 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु क्या निकल के आ गया? 7 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 32 वर्ष और 7 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगा? हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है और साइकिल से 16 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वापस आ रहा है। यानी जितना दूर गया होगा उतना ही दूर वापस आया होगा, जितना दूर गया होगा उतना ही दूर वापस आया होगा। यानी दोनों स्पीड से जो है बराबर दूरी चल रहा है।
तो देखिए जब हमें दो स्पीड दिया हो और दोनों स्पीड से बराबर दूरी चली जा रही हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें दो स्पीड दिया हो और दोनों स्पीड से बराबर दूरी चली जा रही हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने x गुने y बटा x प्लस वाई। x और y क्या है? दोनों स्पीड है। अब देखिए यहाँ में एक स्पीड क्या दिया? 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुने 4 गुने दूसरा स्पीड हमें क्या दिया? 16 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 4 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 से 20 कितने बार में हो जाएगा? 5 बार में। हम यहाँ अगर 2 से 16 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 32 बटा 5 किलोमीटर पर घंटा। एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा? 32 बटा 5 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम इसे पॉइंट में चेंज कर लें तो ये 5 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में। हाथ में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। 20 5 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 6.4 किलोमीटर पर घंटा। एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया? 6.4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? हमें क्या निकालना? कुल पुस्तकों की संख्या निकालना है। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि कुल पुस्तकों की संख्या 100 यूनिट है। हम यहाँ मान लेते हैं कि कुल पुस्तकों की संख्या 100 यूनिट है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंग्रेजी में जो है 40% है, यानी इसका 40% जो है वो इंग्लिश में है। तो देखिए 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यानी 100 में से 40 जो है इंग्लिश में है, यानी शेष कितना बच गया? शेष बच गया 60। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि शेष का 40% हिंदी में है। तो देखिए हम इस 60 का 40% निकालेंगे तो 60 का 40% कितना हो जाएगा? 60 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, यानी 60 में से 24 जो है वो हिंदी में है और शेष जो है उड़िया में है, यानी शेष उड़िया में कितना हो जाएगा? हम इस 60 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 36, यानी 100 यूनिट में से 40 यूनिट इंग्लिश में है, 24 यूनिट हिंदी में है और 36 यूनिट जो है उड़िया में है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है और यहाँ अगर हम कुल पुस्तक का संख्या 100 यूनिट मान रहे हैं तो हिंदी में पुस्तक का संख्या क्या निकल कर रहा है? 24 यूनिट, यानी इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4800। इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 4800 दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200। और हमसे पूछ क्या रहा है? कुल पुस्तकों की संख्या। तो देखिए हमने कुल पुस्तकों की संख्या क्या मान के रखा है? 100 यूनिट। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा, यानी पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? 20,000 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि 700 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 30% का हानि हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए था। अब देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में क्या होगा? 100%। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, वस्तु का जो सीपी होगा वो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 700 रुपये में बेचने पर 30% का हानि हो रहा है। 30% का हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत उसे प्राप्त हो रहा होगा? क्रय मूल्य अपने आप में क्या है? 100% और 30% का हानि हो रहा है, यानी उसे क्रय मूल्य का 70% प्राप्त हो रहा होगा। देखिए क्रय मूल्य का 70% उसे कब प्राप्त हो रहा है? 700 रुपये में बेचने पर, यानी 70% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 700 रुपये दिया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था, यानी क्रय मूल्य क्या है? अपने आप में 100% और 30% उसे लाभ चाहिए, यानी उसे कितना में बेचना होगा? 130% में। उसे जो है 130% में बेचना होगा। अब देखिए हमें 70% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 130% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 70% का वैल्यू क्या है? 700 है, तो 130% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 130% का वैल्यू हो जाएगा 1300 रुपया, यानी उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए था? 1300 रुपये में बेचा जाना चाहिए था। हमारा आंसर क्या निकल के गया? 1300 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है आदर्श ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
कुछ धन 8 वर्षों के लिए उधार दिया जिससे उसे मूलधन से 312 रुपये कम ब्याज प्राप्त हुआ, वह धन क्या है? हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 6% वार्षिक। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 6% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया? 8 वर्ष का हमें टाइम दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है? मूलधन और एसआई का हमें अंतर दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? प्रिंसिपल और एसआई का हमें अंतर कितना दिया? 312 रुपया दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 6% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 6% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए 8 वर्ष में टोटल जो है एसआई प्रतिशत कितना मिल जाएगा? 8 वर्ष में टोटल जो है एसआई कितना प्रतिशत मिल जाएगा? 8 वर्ष में टोटल जो है 48% का ब्याज मिल जाएगा। 8 वर्ष में टोटल जो है 6% के दर से 48% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल जो है अपने आप में क्या होता है? 100%। अब देखिए यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है? यहाँ ब्याज मिल रहा है 48% और प्रिंसिपल कितना है? 100%। तो यहाँ जो है प्रिंसिपल और एसआई के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? हम यहाँ अगर 100 में से 48 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 52%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल और एसआई का अंतर कितना दिया? 312 रुपया। यानी इस 52% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इस 52% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 312 रुपया। इस 52% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 312 रुपया। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 6 रुपया। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में क्या है? 100%। अब देखिए हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 600 रुपया। यानी प्रिंसिपल हमारा क्या निकल के गया? 600 रुपया निकल के गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया? 600 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ हमें दिया है √144। तो देखिए रूट से बाहर जब 144 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ हमें क्या दिया? √81। तो रूट से बाहर जब 81 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या दिया? √64। तो रूट से बाहर जब 64 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं 513 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 8। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा -29। अब देखिए 513 में से अगर हम 29 माइनस करेंगे, 513 में से अगर 29 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 484। ये हमारा क्या हो जाएगा? 484। अब देखिए 484 को जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 22 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 22 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।